सर, नमस्कार, वेलकम आपको। अभी जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, दो मैटर चालू है, अभी उनका क्या है, फॉलोअप क्या है अब तक? किस किस केस के रिगार्डिंग? रिगार्डिंग मथुरा के बारे में। नहीं, मथुरा का केस इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है हाँ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई हो रही थी और काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग के बाद करीब 2.5 महीने की डिटेल्ड हियरिंग के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट रिजर्व रखा है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में एडवोकेट कमीशन के सर्वे का आदेश हुआ था और उस आदेश को चुनौती दी है जो वहाँ की शाही ईदगाह मस्जिद है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे स्टे लगाया है और वो मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो जहाँ तक कृष्ण जन्मभूमि का सवाल है, ऐसे 2 मामले हैं जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। और वो ज्ञानवापी मॉस्को का क्या हुआ सर? ज्ञानव्यापी मॉस्क का जो केस है वो इस समय बनारस की वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपनी रिपोर्ट फाइल कर चुकी है, एडवोकेट कमीशन अपनी रिपोर्ट फाइल कर चुके हैं। अब उस केस में आगे हियरिंग होनी है और साथ ही साथ जो वहाँ पे व्यास तहखाना था उसमें पूजा पाठ भी चालू हो चुका। अभी तक चालू है। लगाने की कोशिश हुई थी। वाराणसी की कोर्ट में भी उस रोक को लगाने की कोशिश हुई थी जो वहाँ से कोर्ट ने आदेश दिया 31 जनवरी को। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को अपहोल्ड किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पूजा पाठ पे रोक लगाने से मना कर दिया। मंदिर का केस 1950 में दाखिल हुआ था तो कभी ना कभी उसका अंत हुआ, 2019 में ही सॉल्व हुआ 69 ईयर्स बाद। तो अब ये तो कोई वकील नहीं बता सकता है कि कोर्ट केस में कितना टाइम लगेगा, पर एक प्रक्रिया है जो लीगली चालू हो चुकी है, एक वेल रिसर्च प्रक्रिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये अपने लॉजिकल एंड तक पहुँचेगी। अगर ये सरकार नहीं आएगी आगे तो क्या केस पे कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, सरकार का केस से कोई रिलेशन नहीं है। जो लोग केस को या इस सामाजिक आंदोलन को सरकार के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है। सरकार कोई भी हो, उससे कोर्ट पे असर नहीं पड़ता है। हम क्या कहना चाहते हैं कि इस देश की जुडिशरी सरकार से गवर्न होती है? इस देश की जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, तो गवर्नमेंट कोई भी है उससे क्या मतलब है? ये जो प्रश्न है ये अपने आप में मुझे लगता है कंटेम्पचुअस है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं अब सरकार बदल गई, अब क्या होगा केस का। उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर आज इंडिया क्रिकेट खेल रही है तो क्या सरकार अगर बदल जाएगी तो क्या इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल जीत जाएगी या हार जाएगी? कोई रिलेशन ही नहीं है एक क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस का सरकार के आने का। उसी तरह से कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका कोई रिलेशन ही नहीं है गवर्नमेंट से। क्योंकि इस बार इलेक्शन में हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि मंदिर के बारे में बहुत से स्टेटमेंट आए थे अपोजिशन से, इसलिए। नहीं, अब देखिए ऑपोजिशन से क्या स्टेटमेंट आए मंदिर के बारे में, मैंने तो उसको नहीं देखा और ना इस बार का चुनाव मंदिर के ऊपर लड़ा गया था। इस बार का जो चुनावी मुद्दा था ना काशी था ना मथुरा था और राम मंदिर तो था ही नहीं, तो कभी मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा ही नहीं गया है। पहले तो बोलते थे ना राम। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था वो ये था कि राम मंदिर में, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ, कि राम मंदिर के जो कोर्ट केस है उसमें आने वाली कानूनी अड़चनों को हम मिटाएंगे, ये उनका मैनिफेस्टो था। राम मंदिर बनाएंगे ये मैनिफेस्टो नहीं था। राम मंदिर के केस में आने वाली कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कतों को मिटाएंगे, ये मैनिफेस्टो था। तो मंदिर के नाम पे आज तक चुनाव हुआ कहाँ है? तो आपको लगता है एपी चुनाव जो बीजेपी अभी को कुछ वोट्स कम मिले और राम के नाम के नहीं मिले? चुनाव ही नहीं हुआ है राम के नाम पे। चुनाव तो डेवलपमेंट के नाम पे हुआ है। तो डेवलपमेंट को जिस हिसाब से जनता ने देखा, जो उस हिसाब से जनता ने वोट किया। चुनाव इस नाम पे नहीं हुआ कि काशी को मुक्त कराना है, चुनाव इस नाम पे नहीं हुआ कि मथुरा को मुक्त कराना है, चुनाव इस नाम पे नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद बने कि राम मंदिर बने। इस नाम पे चुनाव ही नहीं हुआ है, ना ये मुद्दा रहा है। तो जो चीज़ मुद्दा नहीं रही है तो उसको आप इलेक्शन रिजल्ट से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? तो बहुत स्टेटमेंट आते हैं कि इवन अपोजिशन की जो अयोध्या में आप हार गए ऐसे बोलते जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या अयोध्या के चुनाव में या इस देश का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है या जो राज्य के भी चुनाव हुए हैं, क्या अयोध्या में राम मंदिर बने इस नाम पे कोई, आप किसी का भी मुझे मैनिफेस्टो दिखाइए कि क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रहा है? मुझे तो, मेरी जो नॉलेज है, जहाँ तक सीमित मेरी नॉलेज है, मुझे तो ये मुद्दा दिखा ही नहीं है। मुद्दा तो बिजली, पानी, सड़क, डेवलपमेंट, विकास के नाम पे लड़ा गया। तो जो जिस इशू पे चुनाव लड़ा गया है उस इशू पे जनता ने मैंडेट दिया है। अब उसको आप अयोध्या से क्यों जोड़ के देख रहे हैं? अयोध्या में
जो पार्लियामेंट्री चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उसका कोई रिलेशन नहीं है राम मंदिर एज अ इशू से। राम मंदिर बने कि बाबरी मस्जिद बने, इसका कोई रिलेशन नहीं है अयोध्या के जो चुनाव के रिजल्ट आए। ये एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है जिससे अयोध्या का जो इशू है उसको आप चुनाव के रिजल्ट से जोड़ के देख रहे हैं। अच्छा, इतने दिन तक जो अयोध्या में जीत हुई, मतलब मैं एक रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्या इस इशू की वजह से हुई? वो इशू पे चुनाव ही नहीं लड़ा गया है। जब उस इशू पे चुनाव ही नहीं लड़ा गया है, या काशी में जो प्रधानमंत्री जीत गए तो क्या माना जाएगा काशी के केस की वजह से जीत गए? या मथुरा में हेमा मालिनी जीत गई तो ये माना जाएगा कि वो मथुरा का जो केस चल रहा है उसकी वजह से जीत गई? उसका इस चुनाव से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये गलत ढंग से दोनों चीज़ों को जोड़ के देखा जा रहा है। क्यों दिखा जा रहा है आपको लगता है? अब देखिए, जो लोग अपना एक फेक नैरेटिव चलाना चाहते हैं वो चलाएंगे। हम तो लॉयर हैं और हम अपनी बात आपके सामने लीगली रख सकते हैं। और मैं तो लीगली आपके सामने प्रश्न पूछ रहा हूँ कि क्या काशी का केस, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस मुद्दा रहा है चुनाव का? मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो नहीं दिखा। तो जब मुद्दा ही नहीं रहा है तो उसको आप जोड़ के कैसे देख सकते हैं? अभी काशी, मथुरा, श्री राम मंदिर, ये सब आप केस लड़के आप जीत रहे हैं, लेकिन और कुछ केसेस हैं इंडिया में? नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे मंदिर की भूमि को अतिक्रमण करके उसको एक दूसरे धर्मस्थल का शेप देने की कोशिश की गई है। जौनपुर में अटाला देवी का मंदिर है, अलग अलग जगह पे अभी भोजशाला का केस है, टीले वाली मस्जिद का केस है। अलग अलग जगहों पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, कर्नाटका में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स उभर के सामने आ रहे हैं। तो हम तो अपनी एक लीगल लड़ाई कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें प्रूफ और प्रमाण मिलेंगे वहाँ हम लीगल टीम को भी तैयार कर रहे हैं, समाज को भी तैयार कर रहे हैं कि वो उसके लिए आगे आके काम करें। वक्फ बोर्ड के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, वक्फ एक्ट 1995 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ एक्ट 1995 के जो प्रोविजंस हैं उसको हमने चैलेंज कर रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, दोनों हाई कोर्ट्स में मामला विचाराधीन है। आगे आने वाले समय में हम सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को उठाएंगे और लाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जब वक्फ एक्ट 1995 जो एक ड्रैकोनियन लॉ है और उसमें बहुत भीषण अमेंडमेंट कांग्रेस सरकार ने 2013 में की है, ये बहुत जल्दी निरस्त होगा और इसके जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, आपको कभी थ्रेट नहीं आया किसी से? अब देखिए, ये सब चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपना काम लीगली कोर्ट के माध्यम से लड़ रहा हूँ और जो सरकार की ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो सरकार अपना काम करेगी। सर, अभी मैं एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपको। ये जो बात कर रहे हैं ना हम, बाय 2047 इस्लाम राष्ट्र बनेगा ये हमारा भारत देश, वो हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। अगर समाज जागृत नहीं होगा तो ऐसा हमने वर्ल्ड लेवल पे देखा है। इंडोनेशिया जो है वो एक हिंदू देश था, वो एक मुस्लिम देश में कन्वर्ट हो गया। तो समाज को अपने राइट्स के लिए जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी विघटनकारी शक्तियां हैं जो इस देश को दूसरे धर्म में परिवर्तित करना चाहती हैं। कन्वर्जन का काम इस समय देश के अलग अलग राज्यों में भारी मात्रा में चल रहा है। इस समय कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हो चुके हैं। तो जैसे जैसे आपकी आबादी घटेगी, जो किसी और का मिशन है 2047 में भारत को एक दूसरे राष्ट्र बनाने का, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं। हमें अपने मिशन में लगे रहना है कि हम अपने देश को बचाएं। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे लोगों की विचारधारा को रखने वाले उनके अनुयायी इस देश में मौजूद हैं, वो गुलामी का काल हम दोबारा कभी नहीं देखेंगे। एक स्टेटमेंट जो आया था ओवैसी ने किया था हाल ही में पार्लियामेंट में, और उसके ऊपर आपने केस डाला है। हाँ, लेकिन वो तो डिलीट किया है ना वर्ड, फिर भी आप केस डाल सकते? देखिए, डिलीट करना पार्लियामेंट में, अगर आपने कोई कमेंट किया और वो एक्सपंज हो गया, उससे कोई रिलेशन नहीं होता है। जो आपने डिस्क्वालिफिकेशन आपकी अकर हो गई। भारतीय संविधान में आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में ये प्रोविज़न है कि अगर आप किसी और देश के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपने निष्ठा व्यक्त कर दी, अब निष्ठा व्यक्त करने के बाद तो ऐसा नहीं हो सकता आप कहेंगे कि मैंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं पूर्व में जहाँ पे उन्होंने फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे उन्होंने पार्लियामेंट के मंच पे लगाए हैं, स्पीकर के सामने लगाए हैं, ओथ सेरेमनी के बाद लगाए हैं। तो ही इज़ डिस्क्वालीफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उन्होंने अपना निष्ठा, अपना सहयोग, अपना समर्थन एक फॉरेन देश के प्रति व्यक्त किया है, जो एक डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के तहत। तो ये बात हमने रेज़ की है माननीय राष्ट्रपति के सामने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुद्दे पर हमें न्याय मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, आपने हमको समय दिया बता। थैंक यू।